नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं प्रशांत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बिहार अड्डा 24/7 के इस YT प्लेटफॉर्म पर। मित्र, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो सीरीज चल रही है हमारी 21,000 वन लाइनर सीरीज की अभी एक पूरा का पूरा श्रृंखला ये चल रही है, जिसमें अभी 2 सीरीज आपका अपलोड हो चुका है। ठीक है, और बहुत सारे आपका मैं पहले कमेंट लेना चाहूँगा। बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा था कि सर ये कब स्टार्ट होती है और ये क्लास जो है कब से चलती है। तो मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में कह देना चाहूँ, इस वीडियो के माध्यम से एक सूचना आप लोग सभी समझ लीजिए। ये मॉर्निंग में 6:30 बजे ये जो है ये आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, 6:30 बजे आप इस मॉर्निंग में इस क्लास को देख सकते हैं। मतलब आधे घंटे में कम से कम 40 से 50 प्रश्नों को आप वन लाइनर के माध्यम से चीज़ों को देखते हुए रिवीजन मोड में आप चल सकते हैं। तो 6:30 बजे याद रखिएगा, प्रत्येक दिन आपके सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, ठीक है, ये 6:30 बजे क्लास आपको दिख जाएगी। वायरल साइंस और ये पार्ट अभी कौन सा है तो हम बात करें तो ये सीरीज यानी कि एपिसोड 3 है। सीरीज 3 में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, मित्र, आपको पता होना चाहिए कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस बिहार अड्डा 24/7 चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर करें। अगली बात सीधा हम लेके चलते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अभी हमारा फिजिक्स का कुछ सीरीज चल रहा है, तो फिजिक्स के बाद फिर केमिस्ट्री की सीरीज, फिर बायोलॉजी की सीरीज, कुछ दिन ऐसे करके रिपीटेशन मोड में हम लेकर इसे चलेंगे। ठीक है, मिक्सअप भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो आप मिक्सअप की बात भी यहाँ कर सकते हैं। चलिए, प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला ये हमारा स्टार्ट हो गया है और पहले प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं वायरल साइंस सीरीज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेशन 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। प्रश्न कह रहा है कि विच एलिमेंट डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। इन कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है, कौन सा ऐसा तत्व होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। सीधा सा सवाल अगर ऐसे पूछ दिया जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। 1-2 सेकंड का समय भी है, आप उसमें आप सीधा उत्तर भी लिख सकते हैं। प्रश्न सीधा कहा कि ऐसा कोई एलिमेंट का नाम बताइए जिसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शंस तो बहुत सारे रहेंगे, तो ऑप्शन के वाइज तो हम मार ही सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं। तो याद रखना जो हाइड्रोजन होता है मित्र, ठीक है, क्या जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के, ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, H2 की बात करते हैं। ये जो हाइड्रोजन है H2 और जिसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं तो कहेंगे इसके 1 होते हैं। याद रखना एटॉमिक नंबर हम 1 के साथ चलेंगे। साथ ही साथ इसका किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता तो थोड़ा सा और डीपली हम इस पर चर्चा करें, क्योंकि हमने कहा जो सीरीज है जैसे एक हाइड्रोजन पकड़ा तो इसका सारा पूरा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से हम इसमें देखेंगे। तो हाइड्रोजन के आप जानते होंगे कि यहाँ पर अपरूप की चर्चा आती है। ठीक है, अपरूप की जब चर्चा करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, तो एक यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर हम 1 की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन 1, फिर यहाँ पर जब बात करते हैं 2 का और यहाँ करते हैं 3 का। ध्यान से देखिएगा कि इसे कहा जाता है, फर्स्ट वाले को इसे प्रोटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटियम कहा जाता है। समस्थानिक की बात करिए, अपरूप नहीं, माफ करना, यहाँ पर हम समस्थानिक की बात करते हैं। क्या है? समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम, दूसरा का जो नाम है इसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम कहते हैं। और तीसरी की जब हम बात करते हैं तो तीसरे को कहा जाता है, ठीक है, क्या तो ट्राइटियम। क्या कहा जाता है? तो ट्राइटियम कहा जाता है। पहले तो ये समझें कि यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोटियम क्या हुआ, ड्यूटेरियम क्या हुआ और ट्राइटियम क्या हुआ, तीनों पर लेके चलते हैं। और इनमें से किस में अगर आपको कह दे कि न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है तो आप जानते होंगे जो नीचे वाली संख्या है, अगर हम संदर्भ इस पर बात करें, जो नीचे वाली संख्या है ये केवल तीनों में क्या है? समान है। और ये क्या होती है तो ये ग्रीन वाला जो है, याद रखना इसमें ये एटॉमिक नंबर होती है। ये क्या होती है? एटॉमिक नंबर होती है। जबकि ऊपर में देखते होंगे 1 है, 2 है और 3 है, ये क्या होता है तो बात करेंगे ये ऊपर वाली जो संख्या है वो ऊपर वाली एटॉमिक मास होती है। क्या होती है? एटॉमिक मास होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या मतलब क्या, अगर एटॉमिक मास यानी जिसको हम ए से इंडिकेट अगर कर ले, ठीक है, तो होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाए तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो प्रोटियम में जो होता है ना, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 1 में से 1 जाके कितनी होगी? 0। अर्थात अगर सवाल ये भी डीपली चला जाए कि हाइड्रोजन के किस में, कौन से समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो 0 होती है, तो आप कहेंगे कि इसमें जो प्रोटियम है सबसे पहला वाला समस्थानिक, इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो 0 होती है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यहाँ से ड्यूटेरियम जो है D2O आप जो बोलते हैं, यही भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो इसमें 1 होता है। जबकि ट्राइटियम की बात कर लेते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। इसी भारी जल का प्रयोग हम मंदक के रूप में किसमें
तो मंदक के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मॉडरेटर के रूप में परमाणु रिएक्टर में। तो ये हुआ हाइड्रोजन के विषय में। अब आपको कमेंट करके इसमें से जुड़ा हुआ प्रश्न बताना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताना है आपको, और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था वो बताना है। और तीसरा प्रश्न ये है कि हाइड्रोजन का नामांकन जो है, जो नाम दिया था, किसने दिया था। ये पहले सवाल के साथ जो है 3 सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो कमेंट बॉक्स में आपको ऑफलाइन करना है। अगला सवाल है दूसरा, फ्रीक्वेंसी को किसके मापा जाता है, मतलब किससे मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी जो है उसको मेजर की जाती है, किससे मेजर की जाती है। फ्रीक्वेंसी की बात कर ले तो देखिए, फ्रीक्वेंसी यानी कि अर्थ होता है आवृत्ति, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या हो रहा है, जब हम अगर बात करते हैं तो इसे हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में जितना ये क्या करता हो, हम कहेंगे श्रृंग और गर्त का निर्माण करता हो, इसकी संख्या को ही हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, ऊपर वाले को हम श्रृंग कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट जो गड्ढा वाला है, गर्त इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो एक सेकेंड में जितना श्रृंग और गर्तों का निर्माण किया जाता है उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए ये क्या होगा, तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी को मेजर जो करते हैं वो किससे करते हैं, तो हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। किससे मापा जाता है, हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। यहां से भी मैं देखो हर क्वेश्चन में एक सवाल आपसे छोड़ता जाऊंगा, और अगर आप सही से ध्यान से पढ़ रहे हैं तो बेहतर तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की बात कर ले। एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा कि ये बताइए कि वेव मोशन भी बराबर क्या होता है। तो याद रखना, लेमडा इनटू जो एन है यानी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, भी बराबर लेमडा इनटू एन होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ जब हम फ्रीक्वेंसी की और तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा का अर्थ हुआ वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, दोनों में संबंध आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि जब दोनों के संबंध की बात हम लोग करेंगे तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से अब आपके लिए है, क्वेश्चन ये कि आवृत्ति कैसी राशि है, बस ये आपको कमेंट में करके बताना है। देखिए कि इसके साथ आपका कितना सवाल क्लियर हो जाती है। कौन सी राशि है, ये सदिश होती है या अदिश होती है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक सवाल यहां से जरूर बनता है। अगला सवाल है कि दृश्य स्पेक्ट्रम, ठीक है, ध्यान से देखेंगे प्रश्नों को। प्रश्न जो कहा जा रहा है इसमें दृश्य स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ, ठीक है, की सीमा क्या होती है। यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम कहने का मतलब हुआ कि जो दृश्य प्रकाश होती है, जो लाइट हम देख पाते हैं, ठीक है, दृश्य प्रकाश जो होती है उसका वेवलेंथ की सीमा क्या होती है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आता है कि जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश क्या होता है, प्रकृति के रूप से अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। प्रकृति कैसा होता है, ये अनुप्रस्थ होता है। और ये एक प्रकार से ये भी कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आता है। किससे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आता है। अर्थात ये इसके लिए, इसे चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात में हमेशा ध्यान रखना है, इसने सीधा पूछा वेवलेंथ। वेवलेंथ को हमेशा किसमें मेजर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ को मेजर करते हैं एंगस्ट्रम में। कितने करते हैं, एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बेसिक सी जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। और दृश्य प्रकाश का सीधा क्वेश्चन पे आ जाए तो याद रखना कि 3900 एंगस्ट्रम से लेके, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच जो होती है दृश्य प्रकाश की, ये सीमा होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो यही हमारा विवग्योर का निर्माण करता है। किसका, विवग्योर का निर्माण करता है। जिसमें जो 7800 है वो 7800 आपका कहाँ, रेड के पास होगा, जो सर्वाधिक वेवलेंथ होता है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका, तो हम कहेंगे वायलेट यानी कि बैगनी कलर का जो है सबसे कम होता है, जो आप कहेंगे 3900 एंगस्ट्रम के बीच होता है, ठीक है। यहीं पर सवाल एंगस्ट्रम में ना पूछ के आपको नैनोमीटर से संबंधित सवाल भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ एक प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्नों के साथ कितनी चीजें मैं बता रहा हूँ इसको काउंट जरूर करना और इस चीज को देखना जरूर दोस्त, यहीं से सारे प्रश्न निकल के आते हैं। हमने कहा वेवलेंथ को जब एंगस्ट्रम में मापा जाता है तो हमने ये आपको कहा, लेकिन आपको कह दे इसी में कि नैनोमीटर में जब होगा तो क्या होगा। देखो दोस्त, नैनोमीटर का मतलब ही होता है, जब हम बात करते हैं, ठीक है, जगह नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक नैनोमीटर की अगर बात करते हैं तो होता है 10⁻⁹ मीटर। अर्थात एक जीरो की संख्या जो होगी इससे कम हो जाएगी, एक जीरो की संख्या इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक अप्रॉक्स में एवरेज में कहीं कहीं लिखा आपने देखा होगा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होती है, ये कहीं कहीं गारंटी रूप से लिखा होगा।
ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, नहीं तो एक एक जीरो काट दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 क्योंकि एक ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर ये सारी भी चीज़ें लिखी होती है और अप्रॉक्सीमेट में जब ऑप्शन रहे तो ये भी उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है कि आर्द्रता को किस उपकरण से मापा जाता है? व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी? देखिए, ये हमने दूसरे सीरीज में आपको जरूर पढ़ाया था, सारा मेजरमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग मापने में किया जाता है। उसमें बहुत सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। एक बार आप उस अगर नहीं देखे हैं उस सीरीज को जरूर जाके देख लीजिएगा। समय ध्यान से सुन लीजिए, सभी लोगों को मैं कह दूं, ये जो क्लास है उसकी समय 6:30 बजे मॉर्निंग में आप रेगुलर आइए। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको 6:30 बजे सवेरे में ये क्लास आपको आधे घंटे वाली और बेसिक कंसेप्ट वाली वन लाइनर वाली आपको जरूर दिख जाएगी। ठीक है, तो आप उत्तर भी अपना देते चलिएगा, साथ ही साथ हमारे उत्तर का भी आप देखेंगे कि उत्तर के साथ साथ आपको मैं कितना चीज़ इसमें बता दिया रहा हूँ। अगला, आर्द्रता को किस उपकरण से मापा जाता है? तो सीधा सा आपको दो उपकरण मैंने बताया था। एक बताया था हाइड्रोमीटर, याद रखना है। एक मैंने आपको कहा था हाइड्रोमीटर कहा था और मैंने कहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और एक उपकरण मैंने कहा था हाइग्रोमीटर। क्या कहा था? हाइग्रोमीटर की बात हमने कहा था। ये दो उपकरण से प्रश्न बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं और मैंने कहा था जब भी आपको हाइड्रो की बात आ जाए तो यहाँ इसे आप डेंसिटी से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? हाइड्रो मतलब पानी, यानी कि अगर कोई द्रव है वो हम उसकी डेंसिटी से बात करते हैं। ठीक है, घनत्व से संबंधित कर दीजिएगा। और हाइग्रो मैंने कहा था रॉ का सेंस आ जाए तो आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। क्या करेंगे? ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। तो इन सवालों का बिल्कुल एक ट्रिक बेसिस पर भी ध्यान रखना है और पूछा जाता है। तो किससे कहेंगे? ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा? हाइग्रोमीटर होगा। और हाइड्रो क्या होगा? डेंसिटी से संबंधित होगा। बस इतना सा पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है कि किस राशि का मात्रक किसी राशि का मात्रक नहीं होता है? विच अमाउंट, ठीक है, अमाउंट या कह दें यहाँ पर आप क्वांटिटी ध्यान रखना, क्या करना है? क्वांटिटी। चलिए, क्वांटिटी डज नॉट हैव अ यूनिट। इनमें से कौन सी ऐसी राशि है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कहा जा रहा है कि यूनिट नहीं होता है? बताएं कि किसका मात्रक ही नहीं होता है। ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि इसमें से ऐसा कौन सी राशि है जिसका मात्रक होता ही नहीं है? ठीक है, आप बता सकते हैं तो बताएं। मात्रक नहीं होता है ऐसी राशि कौन सी है? तो बताइए, कोई जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं मात्रक नहीं होना, ठीक है, मात्रक नहीं होना, बोला कि यूनिट नहीं होगा, नहीं होता है। भाई मात्रक कैसे होगा? मात्रक होने के लिए उसे स्पेसिफिक एक गुण, उसमें क्वालिटी होना चाहिए जिसे माप सकते हैं। लेकिन किसी का जब रेशियो होगा, याद रखना, जब हम रेशियो की बात करते हैं तो उसका रेशियो, अनुपात मापने का क्या मतलब बनता है? अनुपात का क्या मात्रक होगा? कुछ होगा क्या? कहेंगे नहीं सर। तो इससे बहुत सारा कुछ है। जैसे कि आप कह दें सर स्ट्रेस बोलते हैं तो उसके बाद हम स्ट्रेन की बात करते हैं, विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृति। याद रखना, विकृति क्या है? एक प्रकार से एक रेशियो है, इसका मात्रक नहीं होता है। आप यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात कर सकते हैं। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक नहीं होता क्योंकि ये सब क्या होते हैं? अनुपातिक होते हैं। और अनुपातिक वाले जितने भी हैं क्वांटिटी, उसके मात्रक नहीं होते। अनुपातिक का सेंस ये हो गया, मान के चलिए कि हमने यहाँ पर स्ट्रेस विकृति कहा, तो एक रबर है, ठीक है, एक रबर है, इस पर हमने बल लगाया तो रबर क्या होगा? इतना बढ़ गया। तो इसका क्या मात्रक से करेंगे? बढ़ जाएगा तो इसका मात्रक होगा? नहीं। ये तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं भाई एल बाय, ठीक है ना, यहाँ डेल्टा एल बाय क्या, एल की बात कर ले तो कितना बढ़ा, कितने से बढ़ा, तो वो सिर्फ अनुपातिक है, एक रेशियो के टर्म्स में है। जिसका रेशियो होगा, जो अनुपातिक होगा, उसका मात्रक नहीं होगा। सीधा सा ध्यान रखना है। तो इसमें और भी चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत अच्छा है। आयतन है, दाब है, चाल है, दूरी है, कौन सी राशि है? सीधा सा पूछा कि वॉल्यूम, प्रेशर, स्पीड और डिस्टेंस जो है, इनमें से ये कौन सी राशि है, कौन सी ये क्वांटिटी होगी? इट मीन्स दैट कि यहाँ से आपको सीधा पूछा जा रहा है या इसमें कोई अदिश है या कोई सदिश है, किस तरह की ये राशि है। टोटल एक बार में आपसे प्रश्न पूछा गया है। आयतन की बात, दाब की बात, चाल की बात, दूरी की बात, कौन सी है? हम सीधी सी बात जानते हैं कि जब आयतन बोल दे, ठीक है, दाब बोल दे, दूरी बोल दे या चाल बोल दे, हम सदिश का मतलब क्या? सदिश का और अदिश का दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? पहले समानता की अगर बात करते हैं, जब हम अदिश की बात करते हैं या सदिश की बात करते हैं तो दोनों में समानता क्या है? समानता में याद रखना है कि दोनों में क्वांटिटी होती है। दोनों में क्या होती है? क्वांटिटी होती है। मात्रा जो होगी दोनों में होगी। क्वांटिटी क्या होती है? दोनों में होती है। मात्रा दोनों में होती है। बस अंतर क्या होता है? इसमें दिशा उपस्थित होती है और इसमें दिशा क्या होती है? नहीं होती है। बस इतना ध्यान रखना है। अब आयतन है भाई, किसका आयतन, किस तरह का आयतन, कुछ तो पता है नहीं। किस दिशा का आयतन नहीं पता। दूरी है, किधर की दूरी, ऊंचाई किधर, नॉर्थ साउथ किधर, कुछ पता है नहीं। जब जिसमें जो दिशा है वो क्लियर से दिया हुआ ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अदिश की बात कहेंगे, सिंपल सा वे में। ठीक है, चाल की बात है, कितनी की चाल
चाल है। चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम है, मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेग की बात करते हैं तो वेग मतलब एक निश्चित पर्टिकुलर पाथ होगा, एक पर्टिकुलर दिशा होगी। लेकिन जब चाल की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर दिशा नहीं मानी जाती है। ठीक है, डिस्टेंस, तो ये सारे जो होंगे आप सीधा कहेंगे कि ये सब सर स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात ये जितने भी हैं हम कहेंगे ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो मित्र इसे आप नोट कर लेंगे, ये सारे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ सारी चीज़ों को जरूर लिखेंगे। ठीक है, यहीं पर आपको बहुत सारा प्रश्न एक सदिश से अदिश से गारंटी तौर पे सवाल पूछा जाता है। इस बार भी बीपीएससी में सवाल ये पूछा गया हुआ था, 67 बीपीएससी में एक सवाल सदिश अदिश से जरूर पूछा जाता है। तो चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर जरूर रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना तो बिल्कुल तय ही है और आपसे पूछा ही जाता है। चलिए, सवाल कहता है कि भाई इसमें कि जब पानी पर फिल्म दिखाई देती है, जैसे कि पानी है उस पानी पर बोला फिल्म दिखाई देती है, तो यह प्रकाश की कौन सी घटना है? अब देखे होंगे पानी पर कभी कभी चमकीला जैसा है ना, कुछ साबुन वगैरह अगर होता है तो उस पर क्या, तो साबुन वगैरह का एक पानी चमक रहा होता है। तो ये कौन सी घटना के कारण पानी पर फिल्म दिखता है? कौन सी घटना जो है पानी ये चमकती है? ठीक है, आप ये देख लीजिए, या साबुन के बुलबुले वगैरह जो है वो जो है प्रकाश की घटना कौन सी घटना है? तो हमेशा ध्यान रखना, जब चमकने की बात करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण की घटना बोलते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण की घटना होती है प्रकाश की, जिस कारण से ठीक है पानी का चमकना या पानी पर तेल गिर जाए तो उसका चमकना। ठीक है, ये सब जो चमकती है व्यतिकरण होता है। और दो प्रकार की व्यतिकरण होती है, एक संपोषी होती है ठीक है और एक विनाशी होती है। ध्यान रखना, एक संपोषी होती है और दूसरा क्या होती है? विनाशी होती है। दो प्रकार की व्यतिकरण की घटनाएं घटित होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? ये सब सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सीधा लाइट से संबंधित है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, व्यतिकरण इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरफेरेंस। क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस कहा जाता है। ध्यान रखना है कि इंटरफेरेंस के कारण ये सारी चीजें घटित होती हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल है कि एक ठोस का सीधे गैस में परिणत होना क्या कहलाता है? ठीक है, कोई अगर ठोस वस्तु है, कोई अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, बोला कि यहाँ पर सीधा द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ गैस इज कॉल्ड। बहुत आसान सा सवाल है, ये लाजमी है आप सबको इसमें से आता भी होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा है कन्वर्जन से, अर्थात स्टेट का जो है ना, स्टेट्स की बात करें, अवस्था की बात करें, उसमें से ये सारी चीज़ें चीज़ें हैं, यहाँ से आप जानते ही होंगे। तो सीधा सा इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं सर इसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इस बात को आप जानते होंगे, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन अर्थात इसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। और ऐसे पदार्थ जो होंगे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज सब्लिमेटेड मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्लिमेटेड मटेरियल कहा जाता है। सब्लिमेटेड मटेरियल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेटेड मटेरियल आप इसे ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ में इस पर और थोड़ा सा चर्चा कर दूं, इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये बताएं कौन कौन सा मटेरियल होगा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 याद रखिएगा। अमोनिया की बात कर दे तो ये भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, अमोनिया से संबंधित चीज़ें लिख लीजिएगा। इसके साथ अगर हम बात कर लें, ठीक है, कैम्फर, कपूर की बात आप जानते हैं, कैम्फर की बात कर लें। ठीक है, कपूर जो होगा इसी में आएगा। नेप्थलीज की बात कर लीजिए, नेप्थलीज की बात कर लीजिए, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे जो ये पदार्थ हैं ये सब क्या होंगे? यही गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसे हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल है कि रडार का आविष्कार किसने किया? सिंपल सा सवाल था, हु इन्वेंटेड रडार। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ से प्रश्न का सीधा उत्तर आ जाना, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। दैट्स ग्रेट। रडार का आविष्कार किसने किया? ये प्रश्न का उत्तर आपको सीधा सा बताना है कि किसने रडार का आविष्कार किया था। गुड। क्या कोई बता सकते हैं आप में से? किसी के पास जानकारी हो तो आप बिल्कुल अब कमेंट कर सकते हैं कि रडार का आविष्कार किसने किया। ठीक है, चलिए जब हम बात करते हैं तो आप एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्कॉट के भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड की बात कर दें। ठीक है, स्कॉटलैंड की बात करते हैं। स्कॉटलैंड के एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिशियन थे, आप कह देंगे कि भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, जिन्होंने रडार का आविष्कार किया था। कब? तो 1935 के अप्रॉक्स में, याद रखना 1935 में इन्होंने रडार का आविष्कार किया था। और उस व्यक्ति के नाम की बात कर दें तो वाटसन वाट आपने नाम सुना होगा। किसने किया था? तो आपने नाम सुना होगा वाटसन वाट का। वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। कब किया था? 1935 में इसे किया गया था। एक सवाल है और ये याद रखिएगा, इसी रडार का प्रयोग जो है ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
इसी रडार का प्रयोग किया गया था। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि रडार जो होती है वो किस पर चलती है, तो आप पहले ही कहेंगे कि भाई रडार जो है रेडियो तरंग पर चल रही होती है। किस पे चल रही होती है, तो सीधा सा आप कह देंगे कि रेडियो तरंग पर ये चल रही होती है। कौन सा वेव होगा, तो रेडियो वेव पर ये काम करती है, इस पर ध्यान रखना। रडार के हेल्प से कोई भी वस्तु है, जैसे मान चलिए कि प्लेन वगैरह है, ठीक है, प्लेन कर दे, या हमारा जो जेट फाइटर जो प्लेन होता है उसकी स्थिति कहाँ पर वो है, ठीक है, साथ ही साथ वो किस गति से आ रहा है या जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, सारे की चीज़ों को कैच करने का काम करता है। उसे उसकी निश्चित जो आप कह दें कि उसकी जो निश्चित जो समय है, कितनी देर में गिरेगा, कितना नज़दीक से आ रहा है, कितनी स्पीड है, उसकी गति क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उन सारी चीज़ों को ज्ञात करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। एक प्रश्न यहाँ से मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। प्रश्न ये है कि रडार का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट में आपको आंसर देना है। तो जो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट लगा, जो चीज़ें हैं उसे मैं करता जा रहा हूँ, साथ ही साथ आपके लिए कुछ काम भी मैं छोड़ता जरूर जा रहा हूँ। अगला है सवाल, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। काल अवधि मतलब जो समय है, ठीक है, आवर्त काल कहते हैं। काल अवधि का सेंस हुआ आवर्त काल अर्थात टाइम पीरियड की बात किया गया है। इस प्रश्न में बात करें तो आवर्त काल अर्थात टाइम पीरियड की बात किया गया है। तो बोला किस पर निर्भर करता है, वो भी बात बोला है किसकी, जब बोल रहा है पेंडुलम डिपेंड करता है, पेंडुलम डिपेंड ऑन। सबसे बड़ी चीज़ आता है कि जब हम पेंडुलम की बात करते हैं, ठीक है, जब हम पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम की जो काल अवधि होती है वो किस पर डिपेंड करती है। बस यही सा जो प्रश्न है ये पूछा गया था। तो पहला चीज़ हमें टाइम पीरियड पेंडुलम का होता क्या है, तो टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो होता है 2π√L/G। क्या होता है टाइम पीरियड, ठीक है, √L/G की बात हम लोग करते हैं, 2π√L/G। यानी कि अगर हम पाई की बात करें तो यहाँ से 2 और पाई को जो है एक 2 तो हो गया हमारा नंबर ही, इसको हटा ही दीजिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये होगा टाइम पीरियड इक्वल टू, आपको सीधा देखेंगे कि L/G की बात आ रहा है। यानी कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखें तो L पर डिपेंड करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस पर डिपेंड करता है, G पर करता है। तो आप कह सकते हैं कि सर टाइम पीरियड जो है अगर देखें तो इसके लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन अगर लेंथ ना हो तो क्या, तो ग्रेविटी की बात करेंगे। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जो पेंडुलम की लंबाई है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, ग्रेविटी जो है उसका। ये सीन भी ध्यान में रखना है, ग्रेविटी के किसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये चीज़ें होंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों चीज़ों को। मैंने पूरा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ आपको बताया है, और यही L के बढ़ने और घटने पर सवाल यहाँ से पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है ठंड के दिनों में, ठीक है, ठंड के दिनों में दिन जो होती है, ये जो रात होती है वो आपको छोटा महसूस होता है और छोटी होती है, पेंडुलम में दिखाता है। इसका क्या रीज़न है, ठंड के दिनों में इसलिए होता है क्योंकि छोटा समय और जल्दी जल्दी जो घड़ी की सुई होती है वो तेज़ हो जाती है। ठंड के दिनों में घड़ी की सुई क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है पेंडुलम घड़ी का। कारण क्या है कि ठंड के दिनों में जो पेंडुलम की जो हम लेंथ की बात करें, पेंडुलम की जो सुई है वो मेटल की बनी होती है, और मेटल क्या होगा, अगर ठंडा कीजिएगा तो सिकुड़ेगा, और गर्म कीजिएगा तो ऑब्वियसली सी बात है मेटल में वृद्धि होती है। तो जब ये ठंडा किया जाता है, सिकुड़ता है, अर्थात लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। अगर लेंथ छोटा होगा तो टाइम पीरियड भी छोटा होगा, और टाइम पीरियड छोटा होगा तो घड़ी जो है वो तेज़ी से घूमने लगती है। यही गर्मी की बात करें तो गर्मी में जस्ट अपोजिट का हो जाता है। गर्मी में क्या होता है, जब हम इसकी पेंडुलम क्योंकि धातु की बनी हुई है, तो धातु की जो बनी होती है उस पर देखेंगे तो वो गर्मी के दिनों में वो पिघलती है। पिघलने से उसमें एक्सपेंशन होता है। कौन सा एक्सपेंशन कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन, और खास करके लीनियर एक्सपेंशन होता है। जी हाँ दोस्तों, रेखीय प्रसार बोलते हैं। जब देखो 3 प्रकार का एक्सपेंशन होता है, बताना चाहूँ तो बहुत कुछ हम आपको खोल के बता सकते हैं, एक एक पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के सिरे से चलेंगे और एक एक बातों को हम ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना, लीनियर एक्सपेंशन होता है जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। अगर लेंथ बढ़ जाता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सा है और आशा है कि सवाल को आप जरूर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल कहता है कि भाई बल किसका गुणनफल होता है, मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द यूनिट, और फोर्स पूछा किसका गुणनफल होता है। सबसे पहला चीज आप जानते होंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमेशा ध्यान रखिएगा जब बल की बात कहा जाता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या होता है, तो याद रखना डेफिनेशन होता है। क्या होता है, क्या मिलता है हमें, डेफिनेशन जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें मिलता है। जब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से, तो यहाँ हमें उसका जो फॉर्मूला है,
ठीक है, फॉर्मूला या व्यंजक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला प्राप्त होता है। और क्या फॉर्मूला प्राप्त होता है? तो F बराबर होता है हमारा m इंटू ए। m का मतलब हुआ मास और a का मतलब हुआ एक्सलेशन। बहुत बेसिक चीज़ है और आप लोग जानते भी होंगे, हम जानते हैं इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बस रिवीजन मोड में देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो मास को किससे मापते हैं? केजी से। एक्सलेशन को किससे मापते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। और यही जो होता है न्यूटन के बराबर होता है। अर्थात जो ये न्यूटन है ये SI यूनिट है। क्या है? SI यूनिट जो है न्यूटन है। यहीं पर सवाल पूछा जाएगा। डाइन जो है, याद रखना, डाइन जो होता है वो CGS यूनिट होता है। क्या होता है? यहाँ पर डाइन CGS यूनिट होता है। और एक सेंस और याद रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो ये सवाल भी आपके साथ हो सकता है, इसमें से चीज़ें ध्यान रखना। यूनिट भी क्लियर हो गया। अगर पूछ दे कि 1 डाइन बराबर क्या होगा, 10⁻⁻5 लगा दीजिएगा, ये चीज़ें आपकी सही हो जाएगी। अगला है कि 1 पिकोग्राम 10 के घात में कितना होता है? हाउ मेनी पिकोग्राम? तो याद रखो, देखो एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, माइक्रो क्या होगा, ठीक है, आपको पूछा जाएगा नैनो क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा फेम्टो क्या होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा पिक्को क्या होगा। तो ऐसे ऐसे सवालों को आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और जब पिक्को पूछा है तो ध्यान रखना कि 1 पिकोमीटर या पिकोग्राम बोला, यानी कि 10⁻⁻12 ग्राम जो होगा वो 1 पिकोग्राम के बराबर होगा। यहीं नैनो पूछता तो 9 हो जाता, माइक्रो पूछता 6 हो जाता, फेम्टो पूछता 15 हो जाता, फर्मी पूछता 15 हो जाता, ठीक है, एट्टो, जेप्टो, ठीक है। इस तरह के सवाल जो हैं आपसे 10 के घात वाले पावर ऑफ 10 का सफिक्स और प्रीफिक्स संबंधी जो हम बात करते हैं, तो यहाँ से भी सवाल आपके कई बनते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान देके इसे बना लेना चाहिए और एक बार पूरा 10 के घात को रिवीजन में रख लीजिएगा। अगला हमें 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है। आप ये मत समझिएगा कि सर इतना क्वेश्चन, एक लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन के पूरे चीज़ों को मैं तोड़ दे रहा हूं, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी भी PCS एग्जाम और साथ ही साथ वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतिम से मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, पहले प्रश्नों को आप सही से पढ़ लीजिए, ठीक है, और ये दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आपके SW के लिए है। और कमेंट जो करते हैं मैं बिल्कुल कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ऑफलाइन कमेंट में इसका उत्तर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इतना तक प्रश्नों को आप जरूर करेंगे। और कैसा लग रहा है ये सीरीज, आप मुझे कमेंट करके जरूर एक बार बताएंगे कि ये सीरीज जो है कैसा लग रहा है। याद रखेंगे हमेशा, फिर से जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये सीरीज आपको रेगुलर कहाँ मिलेगी? तो रेगुलर इसका जो है फाइल बन चुका है, प्लेलिस्ट में बन चुका है। टाइम हमेशा याद रखिए 6:30, जी हाँ दोस्तों, 6:30 AM में सुबह आप इसे आप जरूर देख सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, आप इंटू 2 करके मल्टीप्लाई करके, लेकिन आप 10 से 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को एक बार रिवीजन मोड में आप ला सकते हैं। तो मॉर्निंग में आपको 6:30 बजे ये जो है आधे घंटे की क्लास जो है, ये 1 लाइनर सीरीज जो है, जो अभी साइंस का चला है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। विश्वास है, आशा है, और इसे आप लंबा और अच्छा सा, एकदम ये लंबा चलने वाला सेशन है और अच्छा आप प्यार जरूर देंगे। तो जुड़े रहिए बिहार अड्डा 24/7 के साथ। फिर मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।